नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। वो प्रोग्राम आपका जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। आप देख रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही खबर छाई हुई है कि भारत मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाब हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी हमारी है। अब इसके आने से हम पाकिस्तान को और एक्सपोज कर पाएंगे। उस आतंकी हमले में और जितने लोग थे उनके गिरेबान तक भारत के हाथ पहुंच पाएंगे। क्या इसके बाद हाफिज सईद का भी नंबर लगेगा? चर्चा करने की बातें तो ये हैं, लेकिन अब चर्चा हमारे देश में क्या शुरू हो गई है कि इसका क्रेडिट किसको जाए। कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिख करके बोला कि मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय लेने की झूठी कोशिश कर रही है। ये सारा ग्राउंड वर्क तो हमने किया था, एनआईए तो हमने बनाई थी, उसके बाद सारे मुकदमे हमने दर्ज किए, उसमें सारा ग्राउंड वर्क हमने किया, हमने प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की अमेरिका को। तो मोदी सरकार का क्रेडिट कैसे हो जाता है? बस एक ही बात बताना भूल गए उसमें कि हमले भी आप ही की सरकार के दौरान हुए थे। एक यही क्रूशल सबसे बड़ी बात है। उसके बाद भारत सरकार का रवैया क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है, मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है आज। एनआईए, वो नोडल एजेंसी जो इस व्यक्ति को भारत में लेकर के आई है, उसके पूर्व मुखिया डीजी एनआईए हमारे साथ हैं, वाईसी मोदी साहब। सर बहुत स्वागत आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया जी भी आ चुके हैं प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका। सर हम तो वैसे पॉलिटिकल बातें ज्यादा करते हैं प्रोग्राम में, मुझे लग रहा है आज भी कर लेंगे। अभी जो कांग्रेस पार्टी सर कह रही है, लेकिन ये चिट्ठी लिखवाई गई है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी के द्वारा, और चिट्ठी शुरुआत में यह कहती है मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी है, सच्चाई उनके दावों के कोसों दूर है। यह प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन परिश्रम और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। आगे वो कहती है कि राणा की रिहाई की तारीख 2023 निर्धारित की गई थी। अमेरिका में इसको सजा हुई थी ना, उससे पहले एक बार भरी भी हुआ था एक मामले में, डेनमार्क मामले में। हाँ, और जिससे इसमें नहीं, आगे कहा गया है कि इसकी सजा की रिहाई की तारीख 2023 निर्धारित की गई थी, जिसमें पहले से की गई कैद की अवधि भी जोड़ी गई थी। ये कोट अनकोट मजबूत नेता की त्वरित कार्रवाई नहीं थी, हमारी मेहनत का नतीजा था। मतलब स्ट्रांग लीडर मोदी के नाम से कह रहे हैं वो। और अंत में सर वो ये लिख रहे हैं कि मोदी और ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूर्व की यूपीए सरकार की डाली गई नींव का नतीजा है। और अंत में उन्होंने इस बात को लिखा है, तथ्यों को स्पष्ट रूप से जान लीजिए, मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की और ना ही कोई नई सफलता हासिल की। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एजेंसी जो काम कर रही थी, और हम उस वक्त थे सरकार में, हमने अमेरिका के साथ इस मुद्दे को जैसे उठाया, उस सब का नतीजा है जो आज फल पौधा हमने लगाया था वो आज दरख्त बन गया, मोदी सरकार के राज में बन गया। तो सर हम सर से ये पूछें कि आखिर एनआईए इसमें कब शिद्दत से लगी? इस आरोप में कितना दम है कि मोदी का क्रेडिट नहीं है, ये यूपीए सरकार का क्रेडिट है, या उल्टा ही सच है मोदी का ही क्रेडिट है? सर हमको बताएं। उससे पहले एक आपका कॉमेंट इस चिट्ठी पर तो बनता है सर। नहीं देखिए, सवाल ये है कि ये जो हुआ है, ये न तो यूपीए सरकार और न एनडीए सरकार, न मनमोहन सिंह और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। देश की उपलब्धि है। देश से बड़ा कोई नेता, कोई सरकार नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रही है, वो इस तरह के घटियापन पर उतर आए कि भारत सरकार को एक सफलता मिली। अगर ट्रंप प्रशासन न जाने देता तहव्वुर राणा को, तब दोष देते कि प्रधानमंत्री को कि नहीं। ये कोई सामान्य बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में वांछित एक आतंकवादी के बारे में उसको वापस भेजने के, भारत में कि वो ट्रायल फेस करे, प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर रहा है। ये इससे पहले कब हुआ था? तो केवल ये कहना, 2012 में हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने तब की वहां की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से बात कर ली थी प्रत्यर्पण की। भाई आपने बात कर ली थी, आपने सब काम कर लिया था, नतीजा क्या निकला था? नतीजा तो अभी निकला है। अगर ये इस सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जब से प्रत्यर्पण का प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से अगर ये सरकार इतनी एक्टिव ना होती, इतनी चौकन्नी ना होती, तो क्या तहव्वुर राणा आ पाता? और कोई मतलब ये पहला एक्स्ट्राडिशन नहीं है। हमने देखा कैसे एक्स्ट्राडिशन के केस जो है गिर जाते हैं, जरा सी लापरवाही हो गई या जरा सा कोई कानूनी पेच फंस गया और मामला खत्म हो गया।
तो मेरा मानना है कि ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए उपलब्धि है। आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसकी उपलब्धि है, नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर की उसकी उपलब्धि है जी। कि अगर ट्रंप ना आए होते, अमेरिका के राष्ट्रपति ना बने होते, क्या तब भी ये हो पाता? मतलब ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि होता कि नहीं, लेकिन ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि बहुत मुश्किल होता कोई कहने अगर में संभव नहीं होता। कहने में ये एतराज ये नहीं है कि जब भी होता कांग्रेस पार्टी ये कहती कि हमने ही तो किया था, बाद में भी वो यही कहते हैं। मैं सर से पूछना चाहता हूं, वाईसी मोदी साहब से। सर देखिए, आरोप पूरा शुद्ध पॉलिटिकल है। आप बता दें, आपने तो एजेंसी चलाई है, आप अक्टूबर 2017 से मई 2021 लगभग 4 वर्ष आप उस संस्था के हेड रहे हैं जो इस केस में लगी रही है। क्या कहानी है सर इसके पीछे की? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल कमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूं, जितने भी एक्स्ट्राडिशन के मैटर्स होते हैं उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक इंपॉर्टेंट है कि क्या पॉलिटिकल विल है। देखिए, एक देश से दूसरे देश के संबंध, वो कितना उनकी आपस का उनका कनेक्शन, कितना वो एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, और दूसरी होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। इस काम में पॉलिटिकल लेवल पर जो आज की भारत सरकार है उसने पूरा जी जान से कोशिश की। अच्छा, मैं इस बात के लिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि सरकार की तरफ से बहुत पूरा जोर लगा। और जैसे हमारे सीनियर साथी कह रहे हैं कि कितने मामलों में 2 कंट्रियों के हेड ऑफ द स्टेट, एक राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात की चर्चा होती है। मतलब यह है, मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कितने केसेस में प्राइम मिनिस्टर लेवल पर किसी की एक्स्ट्राडिशन डिस्कस हुई हो। नहीं देखा तो इस मामले को उस लेवल तक लेकर जाना। और दूसरी बात, एनआईए, मैं ये मानता हूं कि एनआईए के ऑफिसर्स ने, हमारी टीम ने, जब मैं उसमें था और उसके बाद मेरे सक्सेसर्स ने, सब ने इतना मेहनत से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर महीने में 2 बार 4 बार अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरी आती थी। इसका सिस्टम मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं। होता क्या है कि जिस किसी भी एक्यूज को लाने की बात होती है, एक्स्ट्राडिशन करवाने की बात होती है, तो उसका उस देश के कानून के मुताबिक उसके कुछ राइट्स होते हैं। उसने अपने अधिकार को, तवुर राणा ने अपना पूरा इस्तेमाल किया और वो डिफरेंट स्टेजेस पर वो कोर्ट में गया। लेकिन उससे पहले हमारे को इंडियन अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस करना है, यूएस की अथॉरिटीज़ को, कि केस तो बनता है, कि इसको लाने के लिए मामला बनता है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम लोगों ने, एनआईए ने बहुत एविडेंस उनको दिया। लेकिन आप जानते हैं इस तरह के मामलों में वो बहुत क्वेरीज लगाते हैं, बहुत कहते हैं कि हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए। और देखिए, तवुर राणा हमारे पास नहीं था, कभी हमारी कस्टडी में नहीं रहा, और तो हमारे लिए ये बड़ा कठिन था। इनफैक्ट कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको डायरेक्ट नॉलेज हो। तो हम लोगों ने डिफरेंट एमलेट्स भेजकर दूसरे देशों से इसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किया। अच्छा। और जो जैसे इसकी ईमेल्स हैं अमेरिका पाकिस्तानियों के साथ, अच्छा, आईएसआई वालों के साथ, वो हमने लीगल तरीके से कलेक्ट की, क्योंकि कोर्ट में वो एविडेंस जो जाएगा वो लीगली अवेलेबल होना चाहिए। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसके बावजूद ये तो नहीं माना जाएगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से काम कर रहा था। तो हम लोगों ने बहुत एविडेंस कलेक्ट किया। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि वहाँ की कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, वहाँ भारत सरकार को रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। भारत सरकार जो भी एविडेंस है वो अमेरिकन प्रोसिक्यूशन एजेंसी को देगी और वो जो है फिर कोर्ट में पेश करेंगे। तो आप समझते हैं ना कि वो इनडायरेक्ट तरीका हो जाता है। तो हम लोगों के लिए इसमें बहुत हम लोगों ने प्रयास किया। एनआईए की टीम कई बार अमेरिका गई और अमेरिकन अथॉरिटीज़ की जो भी क्वेरीज थी उन सब के हमने बड़ा फोर्सफुली। सर, ये जो आपने पूरी प्रक्रिया बताई, इसमें जो आपने बात शुरुआत में कही पॉलिटिकल विल, जो आप कह रहे हैं कि इस सरकार की थी तभी आ पाया, वो तो क्रेडिट इस गवर्नमेंट को है, वो केस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। अगर वो पॉलिटिकल विल नहीं है
तो ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। कितने देशों में, अब पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल विल नहीं है, पाकिस्तान नहीं मानता है, हमारे संबंध नहीं है, सबको पता है दाऊद इब्राहिम वहां है, लेकिन उसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है, या हाफिज सईद का या लखवी का। तो इसलिए अब कसाब को अभी तक नहीं माना। हाँ, अब ये जो कहा गया कि भाई इसके ये तो 2009 में पकड़ा गया था वहां अमेरिका में, और हम तो तभी से इसकी मांग कर रहे थे, इसकी और वो जो डेविड कोलमैन हेडली है, इन दोनों को हम लोग डिमांड कर रहे थे। विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री तब 2012 में तब उन लोगों से लगातार बात कर रहे थे। तो क्लेम वर्सेस क्लेम है, वो कह रहे हैं हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए अल्टीमेट रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ना, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं इस बात में नहीं पढ़ता कि उनका कितना इंटरेस्ट था, कितनी मेहनत कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हुई, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे समय की बात मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि इस पीरियड में सरकार की तरफ से पूरा का पूरा सहयोग था। विदेश मंत्रालय के लेवल पर मेरी उन दिनों एम्बेसडर जो थे यूएस में, उनसे रेगुलरली बात होती थी, और एम्बेसी का आदमी, क्योंकि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एम्बेसी के ऑफिसर रेगुलरली हियरिंग में वहाँ बैठते थे, और वहाँ से जो भी डेवलपमेंट्स होती थी वो हमारे को बताई जाती थी। मतलब एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन था। अच्छा, मैं ये बात कहूँगा कि एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन था, और उससे पहले शुरुआत ही नहीं हो सकती थी जो स्टीम पकड़ी सारे मामले ने, क्योंकि जब तक ये आदमी जेल में है उससे पहले प्रत्यार्पण हो ही नहीं सकता है। तो हमें पता है पहले वो उस देश की सजा काटेगा, तो उसने कोरोना पीरियड में उसका रिलीज हुआ, उसके बाद हम एक्चुअली यही क्लेम कांग्रेस भी कर रही है ना कि भाई 2023 में तो इसकी सजा ही खत्म हुई है, तो ये छूटा है, छूट उससे पहले गया था, स्वास्थ्य हेल्थ रीजन से 2020 में ही बाहर आ गया था, तो उससे पहले तो ये आ ही नहीं सकता था कांग्रेस के लिए, वरना कोशिश तो हमने भी बहुत की थी। अब देखिए दावे तो कोई भी कर सकता है, और मैं भी सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये देश की उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन कांग्रेस को कई और भी सवालों के जवाब देने हैं। जैसे मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, उसका नाम है प्रॉमिस्ड लैंड। वो पुस्तक खुद बराक ओबामा जी ने लिखी है, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से यह बात पूछी कि भाई 26/11 के बाद में आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे उन्होंने उनसे पूछा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो जाता। कैसे हो जाता, उनसे पूछा क्या कैसे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बनेगा देश के अंदर, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के हिसाब से बराक ओबामा के हिसाब से मनमोहन सिंह को उन्होंने बताया था। और ये कहीं जो ये जुबानी जमा खर्चा कहीं और नहीं है, ये उनकी बायोग्राफी के अंदर खुद बराक ओबामा ने लिखा हुआ है। अब इससे बड़ा प्रत्यक्ष सबूत और यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा जो आप बता रहे हैं। वो हमला आजाद भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि एक तरह से युद्ध की घोषणा थी, युद्ध जैसा था ये हमला। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद कुछ नहीं किया। मैं एक तो पॉलिटिकल विल, फिर कह रहा हूं कि यहां पता चलती है कि देश पर अगर आपके आक्रमण हुआ है, आपके देश को चुनौती दी गई है, आपकी देश की सुरक्षा को चुनौती दी गई है, और आपका रिस्पांस क्या है। हम तो चलिए पाकिस्तान को इसके लिए तो फाइलें भेज रहे थे ना हम पाकिस्तान को। हाँ, 15 बार भेजे। मैं खुद गया भाई, उन फाइलों के साथ मैं खुद गया। एसएम कृष्णा साहब विदेश मंत्री थे, वो वहां पर गए थे। पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, वो वहां पर गए थे। उन तमाम डॉसियर, उन तमाम फाइलों के साथ मैं वहां पर मौजूद था, मैंने उसको कवर किया था। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या थी, हमारे एसएम कृष्णा साहब बैठे हुए हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और हाफिज सईद पर उनसे कोई सवाल पूछा गया। पता है आपको हाफिज सईद के साथ किसको कंपेयर किया उन्होंने? भारत के होम सेक्रेटरी गोपाल पिल्लई को, जीके पिल्लई को। जी हाँ, हाफिज सईद के साथ कंपेयर किया था उन्होंने। और बाद में जब एसएम कृष्णा से सवाल पूछा गया कि ये क्या बात हुई, आप विदेश मंत्री, वो गृह सचिव, उनसे कंपेयर किया जा रहा है। बोले ये माहौल में बहुत कटुता है। बोले कटुता मीडिया के लोगों के दिमाग में है, ये एसएम कृष्णा ने कहा। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, ये पाकिस्तान में हमने जाके दिया गया था। जी हाँ, पाकिस्तान में हम फाइलें लेकर गए, उन फाइलों के साथ मैं भी गया हुआ था भाई, मैं भी एक बैगेज था उसका। और हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी एजेंसी ISI की जांच करे कि तुमने ट्रेन करके भेजा था इनको। नहीं, ये सारी चीजें देखिए,
वही बात है कि ये पॉलिटिकल क्लेम्स बिना मतलब के क्लेम करने से तो कोई लाभ नहीं है। बात तो है कि जो पुडिंग है उसका तो रिजल्ट के ऊपर है ना, ये आपके सामने है, ये खाने पर है। आप ये देखिए कि किस तरह से पिछले दिनों में, मैं इस बात के लिए मैं मानता हूँ कि एक जम्मू कश्मीर में देखिए, NIA की मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मानता हूँ, उन्होंने उनकी पिछले 5-7 सालों में जो जम्मू कश्मीर में कंट्रोल हुआ मिलिटेंसी का, ये अनबिलीवेबल था। और मैं एक बात कहता होता हूँ कि 370 धारा हटने के बड़े यज्ञ में, उस यज्ञ में NIA ने भी अपनी छोटी सी आहुति जरूर डाली है। हम लोगों ने जो वहाँ के नामी टेररिस्ट थे, यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को सजा करवाई है। ऐसे ऐसे यासीन मलिक किसी को कुछ नहीं समझता था। अगर मैं आपको हम यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं समझते थे। अरे देश के नहीं समझते थे ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में उससे मिलते थे। वही मैंने कहा, फोटो रिलीज होती थी। मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बता सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन की। जी जी। यासीन मलिक को जब हम लोग लेके आए दिल्ली हमारे पुलिस NIA हेडक्वार्टर्स में, तो यासीन मलिक ने पहली बात ये कही कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। तो और चांस की बात है, हमारी एक लेडी ऑफिसर उसकी DIG थी, तो वो उस केस की DIG थी, तो वो अपने कमरे में इससे इंटेरोगेट कर रही थी। तो यासीन कहता है कि मैं किसी लेडी को कोई जवाब नहीं देता। तो वो लेकिन बहुत अच्छी ऑफिसर है, वो बात करती रही, फिर उसने बात की, मैंने सवाल पूछा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब उसने तीसरी बार पूछा तो यासीन मलिक कहने लगा कि मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर पे उसका रूम था। तो वो उठी, चुपचाप से उठी, एकदम उठी, यासीन मलिक की गुद्दी पकड़ी, ला मैं तेरे को कूदाती हूँ, तू कूद के दिखा। अब क्या बात है, वाह। यासीन मलिक कांप गया, जिसको कहते हैं बुरी तरह से कांप गया। तो यासीन मलिक ने फिर जो भी उससे सवाल जवाब किए, 2-4 का उसने जवाब दिया, 2-4 का नहीं जवाब दिया, लेकिन वो भी बड़ा हार्डन आदमी है। उसने शाम को भूख हड़ताल कर दी कि जी ये मेरे से आप सवाल जवाब करते हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये एक्यूज्ड है वो ठीक ठाक रहे। तो अब ये लोग तो वैसे तो सारी तरह की उसकी आदी है। तो मेरा SP मुझे कहने लगा कि सर इसको सिगरेट पिला दूं तो ये खाना भी खा लेगा। तो उसने कहा कि मेरे से पूछने लगा, मैंने कहा यार दे दो, आगे उसका कोई बात है तो उसको सिगरेट पिलाई। तो वो एक दिन उसने खाना खा लिया, लेकिन वो तो समझता है। अगले दिन फिर उसने खाना खाने से फिर मना कर दिया। तो हमने कहा इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कितना दिमाग खराब था। एक आशिया अंद्राबी हैं, आसिया अंद्राबी। आशिया अंद्राबी का इतना दिमाग खराब था, वो कहने लगी कि मैं तो बुर्के में हूँ, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। मैंने कहा भाई हमारे कल को एक रिप्लेस हो जाए, कुछ और मामला हो जाए, तो फोटो तो हमारे को खींचनी पड़ेगी। जो कहती मैं तो बुर्के में हूँ, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। तो जिस तरह की इन लोगों का दिमाग खराब था, यासीन मलिक को सजा करवाना, मैं समझता हूँ यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, वो आदमी तो सपने में नहीं सोच सकता था कि उस तरह की सजा हो सकती है। और DSP को थप्पड़ मार दिया था उसने, किसी जमाने में CBI की DSP को थप्पड़ मार दिया था, वो पता ही है। उसका इतना दिमाग खराब था। 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या कर दी। तो जिस तरह का ये लोग थे, मैं ये समझता हूँ कि एक चीज का मैसेज बहुत स्ट्रांग गया सरकार की तरफ भी, ये सरकार इन बातों पे झुकने वाली नहीं है। केंद्र सरकार का ये मैसेज इतना स्ट्रांग गया, उसी वजह से कश्मीर में जो शांति हुई, मैं यूँ समझता हूँ कि जिस तरह की बातें ये लोग क्लेम करते थे, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप, खून की नदियां बह जाएंगी, हाँ जी, हाँ, और ये बिल्कुल। सब कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर ये हमें ये और क्या क्या 26/11 हुआ घटना की जब खबर आई, तो यहाँ से NSG की टीम जानी थी। NSG की टीम जो मानेसर में थी, वहाँ से लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ से 1 से 2 घंटे देर से इसलिए गई कि उस समय के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि उसी प्लेन में मैं जाऊंगा। तो NSG की टीम एयरक्राफ्ट में बैठी रही, वहां हमला चल रहा था। यह उपलब्धि है कांग्रेस की। इसके बारे में चिदंबरम कुछ नहीं बोलेंगे।
शिवराज पाटिल को हटाया उसी हाँ, 26 हम हाँ, 11 के बाद ही हाँ। हटाया गया था, फिर इनको बनाया गया था। तो उस वक्त ये था कि एक एफिशिएंट आदमी को होम मिनिस्ट्री दी गई है, उस वक्त चर्चा ये होती थी। हाँ देखिए, एफिशिएंसी के हिसाब से अगर उस तरह से चिदम्बरम साहब को देखा जाए तो बेहतर वर्कर हैं, वो ठीक ठाक वर्कर हैं, चीजों को समझते बहुत हैं। खराब काम किया उन्होंने आईबी और सीबीआई को लड़ाने की कोशिश की। सर उन्होंने और क्या क्या किया, वो प्रणब इशरत मुखर्जी जहां का जो एफिडेविट दिया गया सरकार की ही ओर से, एक बार उसको जो है आतंकवादी कहा गया, दूसरी बार कहा गया निर्दोष है। ये चिदम्बरम साहब के समय में हुआ। तो इतने पाप किए हैं। लेकिन चिदम्बरम साहब वो करते थे जो उनको करने के लिए कहा जाता था, और आपको तो पता है ना सर, प्रणब किस तरह के आदमी हैं? एग्री कर पूरा रहा हूं। पूरा एटीट्यूड ही कैजुअल था। अब आज आप याद गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगी तस्वीरें। जब 26/11 का हमला खत्म हुआ ताज होटल में, उस वक्त चीफ मिनिस्टर वो होते थे विलासराव देशमुख। विलासराव देशमुख अपने बेटे जो एक्टर है उनको रितेश। लेकर के और फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा, ओबेरॉय पहुंच पूरी गए। टीम को लेके पहुंच गए उनको ताज लेकर के मुआयना करने पहुंच गए थे, फिल्म डायरेक्टर को लेके। आओ घुमा के लाता हूँ, वहाँ खून पड़ा होगा पूरे पिकनिक अस्पताल। स्पॉट था। मतलब ये दिखाता है कि आप मतलब कितना फॉर ग्रांटेड ले सकते हो या कितना कैजुअल ले सकते हो किसी चीज को। जहां शायद 30-40 लोग मारे गए थे उस अस्पताल होटल के अंदर, उससे ज्यादा। इनफैक्ट ज्यादा। और मैं आपको भाई यहाँ ऑपरेशन चल रहा था, आप जो है उसका टीवी कवरेज नहीं रुकवा पाए। लाइव कवरेज हो रहा था, वहां से पाकिस्तान से देख रहे थे और यहाँ आतंकवादियों को वो बता रहे थे। कमांडो उतर रहे हैं हेलीकॉप्टर से जो है छत पर, और उसका लाइव कवरेज वो देख रहे हैं आतंकवादी कि कहाँ उतर रहे हैं, किधर से आएंगे। मैं यूं समझता हूँ उस समय और तो और छोड़ो, जो लोग ये कर रहे थे उनको पद्मश्री भी दिए गए बाद में। हाँ, लैक उनको ऑफ पद्मश्री भी कोऑर्डिनेशन देगा। था। ये जो बात कही प्रदीप जी ने कि कमांडो उतर रहे हैं, ये चीज लाइव टीवी पर अंदर आतंकवादी जो है उनको दिखाई दे रहे हैं, और वो वहां से डायरेक्शन मिल रही है उनको पाकिस्तान से कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये तो मतलब अब ये आपने ठीक है, इनको तो ये तो अपना सब तैयारी से आए थे, तो इनके हैंडलर्स तो सब वहां बैठे थे, दे वर इन लाइव कांटेक्ट विद देम। ये सब आपकी इन्वेस्टिगेशन में आया ही होगा। लेकिन एक चीज, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मेरी जिज्ञासा है कि ये तो सबको मालूम है कि लश्कर का हाथ था, CIA का हाथ है, कैसे ISI ISI का हाथ है, ये सबको पता है। CIA इसलिए कहा मैंने कि रिचर्ड हेडली उनका सेक्रेटरी, डेविड डेविड हेडली। वो DA का था सर। हाँ, तो नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ये जो लाया गया है तहव्वुर राणा, इससे क्या ये भी निकलने की संभावना है कि यहाँ उसको कौन मदद कर रहे थे? देखिए, इसमें मैं एक अंतर तो मानना पड़ेगा कि ये 15 साल पुरानी घटना है और ये आदमी 15 साल से जेल में है। तो जो अगर उसको हिंदुस्तान में मदद कर रहे थे, स्लीपर सेल्स वगैरह जो भी थे, वो अब कितने एक्टिव हैं कितने नहीं हैं कहना बड़ा कठिन है। देखिए, पर जैसे कह रहे हैं कि कोच्चि गया था ये। हाँ, ये कोच्चि गया है, नेवल बेस है हमारा। हाँ, ये आगरा गया है, ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में गया है, आई थिंक नेशनल डिफेंस कॉलेज में गया है। तो ये सारी जगह तो ये सब टारगेट थे। और जिस देश में जहां जहां चबाद हाउस है उन सबकी रेकी इसने की थी कि कहां कहां पे जो है इजरायली लोग रहते हैं भारत के अंदर। तो सूचना तो कुछ अब ये मतलब हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मिल सकती है। सर, ये मुद्दा मैंने कल उठाया था। मैंने बताया था कि 29 तारीख को, जिस दिन ये अटैक खत्म हुआ, 29 नवंबर को मैं आर पाटिल का इंटरव्यू करने गया। आर पाटिल उस वक्त होम मिनिस्टर थे। अब अनफॉर्चुनेटली ना विलासराव देशमुख जीवित है, ना आर पाटिल जी जीवित है। आर पाटिल से मैंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि इनको कोई सपोर्ट मिला होगा? उन्होंने आउटराइटली मैंने पहला सवाल दाऊद के बारे में पूछा, दूसरा सवाल स्लीपर सेल्स और उनके बारे में पूछा, क्योंकि तब तक इंडियन मुजाहिदीन और स्लीपर सेल की थ्योरी बहुत अच्छी तरह तक सामने आ चुकी थी। ये मामला 2008 का है, आपको याद होगा 2004, 5, 6 में इंडियन मुजाहिदीन के। तो उन्होंने आउटराइटली कह दिया नहीं, वो 10 थे, आए गए, खत्म, और कोई था ही नहीं, और कोई था ही नहीं इनमें। ये सौरभ को भी ये बात याद होगी, ये सार्वजनिक तौर पर कई बार भारत सरकार के द्वारा कहा गया। और वहां पर क्या कोई लोकल के बिना ये पूरा का पूरा एक्ट हो सकता था, जो मुझे लगभग असंभव लगता है। कंपनी का दफ्तर बनाया बंबई में, इमिग्रेशन कंपनी जो थी, केवल इसीलिए कि उसको आने जाने में सुविधा हो कि हमारा दफ्तर है, वहां आते जाते हैं। किसको रिक्रूट कर रहा था, किस चीज के लिए रिक्रूट कर रहा था? घर लिया उसने किराए पे बकायदा। तो आखिर कह रहे ना, वो 15 साल
हो गए हैं, अभी पता नहीं मतलब ये सब लोग लेकिन, कितना खोद पाएंगे। इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है। देखिए, इसकी तो एक विजिट के बारे में जानकारी है मुझे तहुर राणा की, लेकिन हेडली तो कई बार आया और हेडली लंबा रहा। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि अब हेडली को पार्डन हो गई है, वो अप्रूवर बन गया है, वो अमेरिकन अथॉरिटी वो नहीं आएगा सर भारत कभी, वो नहीं आएगा। लेकिन उससे पूछताछ की परमिशन मिल गई थी ना। हाँ, वो पूछताछ हुई थी, लेकिन वो भी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी। सर करी थी उस वक्त की, कुछ ऑफिसर्स ने करी थी, लेकिन दे वर ओनली लिमिटेड टू सैफरन टेलर, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो था, अब ये आदमी साथी नहीं रहा उसका, क्योंकि वो तो बच गया है और इसको यहाँ आना पड़ा है। तो हो सकता है कि ये अब इंटरोगेशन में हमारे को कुछ ऐसी बातें बताए जो उसको भी इंडिक्ट करती हों, और पाकिस्तान के बारे में तो होंगी ही। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी से पूछताछ होगी तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान आईएसआई तो एक्सपोज होगी सर एक बार, बिल्कुल इसके जरिए। बस उसमें तो यही है कि वो ऑलरेडी इतने एक्सपोज्ड हैं, उनके बारे में अगर दो चार बात कुछ और नहीं बताते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लें ये आकर ये बताए कि मैं फलाने आईएसआई के आदमी के जरिए उसने मुझे मतलब ये सब काम करने को कहा, और ये उनकी आर्मी के लोग थे जिनसे कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है ना, जब तक साबित ना हो, बातचीत का रिकॉर्ड हो, कोई जो है कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड हो, अदरवाइज कोर्ट में उसका कोई मतलब नहीं है। जो जितना रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्वायर कर रखा है। और डेविड कोलमैन हेडली जब वहां पर रहा था तो कई लोगों से उसकी बातचीत और दोस्ती की खबर भी सामने आई थी, और उनमें से एक का मैंने इंटरव्यू भी किया था। वो थे महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट, जिन्होंने जो है उनसे दोस्ती करी थी, और उन्होंने बताया था कि जिम में कैसे टिप्स देते। मैंने राहुल का इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैं डेविड कोलमैन हेडली को जानता था और मेरी इस तरह से संपर्क हुआ, इससे ज्यादा और कम मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। और इससे हाफिज जो मेन आदमी था, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का जो मुखिया था, वो भी वहां पता नहीं जेल में है कि अंडरग्राउंड है, उसका भी कुछ पाकिस्तान में पता नहीं चलता। मतलब यहाँ उम्मीद कर रहे होंगे लोग ना, हमारी उम्मीद क्या है कि इसके जरिए हम और दूसरे किस आदमी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, नहीं, पूरी कॉन्स्पिरेसी खुल सकती है कि कैसे शुरू हुई, क्या क्या टारगेट था, योजना क्या थी, कौन लोग शामिल थे, मददगार कौन थे। मतलब ये आ सकता है, आएगा कि नहीं पता नहीं है। और देखिए, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज एक गया है कि चाहे 15 साल हो गए, हम लोग भूलते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। इसके लिए चाहे कितनी मेहनत लगे, कितना खर्चा लगे, कुछ भी एफर्ट की रिक्वायरमेंट हो, वो हम लोगों ने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ा देश कहलाता है, जो बड़ा आदमी कहलाता है, तो इन्हीं चीज़ों से होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो जो मैसेज दिया है हम लोगों ने, भारत सरकार ने, कि भाई हम लोग भी ऐसे माफ करने वाले लोग नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम भी अगर ढीले पड़ जाते तो इसका वहां जो भी अंजाम होता भाई, छूट तो गया ही है, वहां की अदालत से छूट तो गया ही था, ये जेल से छूट के निकल जाता तो कहाँ जाता, क्या होता, कुछ पता नहीं। सर वैसे ये सवाल है, मतलब ये अगर 20 में रिहा हो गया था तो उसके बाद इसका एक्स्ट्रेडिशन कराना तो और मुश्किल काम है। तो हमने करवाया ना। आप देखिए, उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे ही जिसका एक्स्ट्रेडिशन की कोई बात होती है तो आप उस देश को कन्विंस करते हैं कि इसको डिटेन करें, क्योंकि उसके भी तो लीगल राइट है ना जी। बिना किसी केस के उसको आप बिठा नहीं सकते वहां। तो अमेरिकन ने उसको डिटेन किया, हमने रिहाई के बाद इसको भी पकड़ के रखा, और फिर हम लोगों ने जो एविडेंस पहले दिया हुआ था उसको सारे को रिफ्रेश किया कि देखो ये एविडेंस है, आप इसको देखो और इसका एक्स्ट्राडाइट करवाओ। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन लिया कि भाई हम लोग इसको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, लेकिन उसके जो अपने राइट्स हैं उस एक्यूज्ड की, वो इस्तेमाल करेगा। उसने वहाँ की कोर्ट्स में वो गया, जो भी वो बहाने बना सकता था, जो भी प्ली ले सकता था, वो ली आखिरी मिनट तक किया। और हमें उसका कोई इतराज नहीं, उसमें उस प्रोसेस में टाइम लगा, लेकिन एक